हाँ, तो अभी तक प्रेपोजिशन वाला हमने जितना किया है, आप लोगों को कुछ दिनों में वो सारा का सारा रिवाइज करना है, सारा पढ़ना है, सारे याद करना है। फिर अब जो बचे हैं हम थोड़े दिन बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या मतलब है इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सेंटेंस में इज, एम या आर लगाना है सपोज, अब मैं आपसे बोलूं कि सेंटेंस में इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे बताइए? इज, एम, आर में से क्या लगाना है, आप कैसे डिसाइड करोगे? या फिर अगर मैं बोलूं सपोज रन आना है या रन्स आना है, कैसे डिसाइड करोगे आप बताइए? आप जब भी आप वर्ब लगाते हैं तो आप क्या देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सी वर्ब आएगी? चलिए भाई, फैन को क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। सिमिलरली सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वर्ब में एस या ईएस लग जाएगी। इसका मतलब वर्ब किसका कहना मानती है या वर्ब किसके साथ एग्री करती है? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो और किसी के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत सिंपल सेंटेंस लिखूं, अ काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, और दूसरा है सम काउस डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे है अ काउ, यहाँ पे है सम काउ। मैं बोलूंगा यहाँ पे कि कौन सी वर्ब लगेगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इज लगा देते, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगा देते, यही केस हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस तरीके से आपको वर्ब लगानी है। अब यहाँ पे देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है, हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट को देखना और वर्ब लगा देनी है, इसमें तो कुछ बात टफ नहीं है। लेकिन हमेशा सेंटेंस इतना सिंपल नहीं होगा जितना ये है। हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ नहीं दिख जाएगा। कई बार हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो बहुत बड़े होंगे, या कई बार ऐसी कई चीजें, वर्ब से पहले कितनी चीजें लिखी होंगी, 3-4 सब्जेक्ट आपस में लिखे होंगे, हमें पता ही नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, या एक्चुअली में किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सब एक्चुअली किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लगानी है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, रूल कह सकते हैं आप, कुछ रूल हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ताकि हम आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सके। हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज है सेंटेंस को पढ़ के समझने की, फिर तो आपको किसी भी रूल की जरूरत नहीं है, फिर तो किसी रूल की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी इतना आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो हमें फिर कुछ रूल पढ़ने ही पड़ते हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले बस हम एक चीज ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन चैप्टर जैसे कि हम काफी पढ़ चुके हैं, तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद, जैसे मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। या आप ये कह सकते हैं कि हर प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, हर प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं, जैसे हमने पीछे ये सेंटेंस लिखा था कि अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इन क्या है? प्रेपोजिशन है, और फील्ड क्या है? नाउन है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आया है ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट
एक तो आता है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। लेकिन एक चीज लिख लेंगे आप, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के बाद आए। कई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। सेकंड लिखो, आफ्टर प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन ये हमेशा आता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा आता है। तो ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सेम नाउन, मान लो मैंने कहा राम, राम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम रिपीट कर दो स्टार्ट से। अब तक क्या पढ़ाया? अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया बच्चे, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया अभी तक। देख लो एक बार, बता देती हूँ फिर से। मैंने आपसे बोला कि किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर है, उस सेंटेंस में अगर आपको वर्ब लगानी है, जैसे सपोज ये सेंटेंस था, अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड और सम काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड, कुछ गाय फील्ड में, मैदान में चर रही है। तो अगर मैं आपसे कहूंगी यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, तो आप बोलेंगे हम सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप बोलेंगे वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, अ काउ के अकॉर्डिंग इज लगा दो। और अगर बहुत सारी गायें हैं, सम काउस, तो यहाँ पे आर लगा दो। तो हमने ये देखा कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहली चीज। दूसरी चीज फिर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है। तो मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो जगह आ सकता है। एक तो वर्ब के बाद आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वर्ब के बाद आ भी सकता है, वर्ब के बाद नहीं भी आ सकता। बट हम फिर भी कहते हैं कि एक तो वर्ब के बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट आता है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। चलो, तो अभी हम करेंगे, अभी हम इस चीज को फिर से दोबारा देखेंगे। ये तो सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए, तो हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको नोट कर लेना, बस थोड़ा सा ऐसे नोट कर लो। ठीक, और थोड़ा सा लिख भी लो। लिखो, इन अ सेंटेंस, in a sentence a verb always comes according to the sentence of the subject. लिखो, और इसके बाद लिखना टाइप 1। ठीक है, लिखिए, पहले लिखिए टाइप 1। टाइप 1, if two subjects, if two subjects are joined by, if two subjects are joined by and two
plural verb is used. Plural verb is used. बताइए क्या आ जाएगा इसमें? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा ना, मैंने कुछ और लिखा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई इसे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कर लेना। क्या लिख दिया मैंने? सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए पढ़िए यहाँ पे, एग्जाम्पल पढ़ो, सीधा एग्जाम्पल पढ़ो। अगर मैंने लिखा है महेश एंड रमेश डैश गोइंग टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, बताइए आंसर बताइए क्या होगा? आर होगा। ठीक है, आर होगा। क्यों होगा आर? क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों की बात करी जा रही है? दो लोगों की बात करी जा रही है। या फिर अगर हम अपना रूल पढ़े तो इसने कहा कि अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके बाद एक प्लूरल वर्ब यूज होती है। यही तो कहा है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके बाद प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन? तो ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, तो ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस का कंबाइन सब्जेक्ट है वो कैसा बन रहा है? प्लूरल बन रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट। You and I has or have not finished our assignment. यस, क्या हो जाएगा 2 और 3 में आंसर? यू एंड आई हैव हो जाएगा, हैव नॉट फिनिश्ड आवर असाइनमेंट। एंड से जुड़े हैं क्या? यू एंड आई। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर ऑन अ वर्ल्ड टू। ठीक, यहाँ पे अभी आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये चीज देनी है कि एंड से जो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एंड से जो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं वो अलग अलग हैं, वो अलग अलग चीज को, अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर अलग है और उनके मिनिस्टर्स अलग हैं, अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी टूर पे गए हैं और उनके मिनिस्टर्स भी टूर पे गए हैं, दोनों टूर पे गए हैं, अलग अलग की बात हो रही है। यू एंड आई, हमने अपना काम खत्म नहीं किया है, मतलब यू ने भी अपना काम खत्म नहीं किया है और आई ने भी अपना काम खत्म नहीं किया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप 2। लिखो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined by and but represent a single idea, singular verb is used.
if two subjects are joined by and but represent a single idea, singular verb is used. क्या कह रहा है ये? देखो, मान लो मैंने लिखा छोले एंड भटूरे डैश इज या आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. छोले एंड भटूरे इज या आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब देखो, आप बताओ जरा आंसर क्या आएगा इसमें. आप बताइए आंसर क्या आएगा. छोले एंड भटूरे इज या आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. क्यों? जो भी इज लग रहा लिख रहा है, क्यों लिख रहे हो ये तो बताओ. सभी का आंसर इज. क्यों भाई? कोई रीजन बताएगा क्यों? सिंगल आइडिया. यहां पे देखो, मैंने आपको पीछे बताया कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े थे, लेकिन वहां पे जो दो चीजें थी वो अलग अलग थी, वो अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रही थी. यहाँ पे एक चीज बताओ क्या वो ये कह रहा है कि मेरा ब्रेकफास्ट, फेवरेट ब्रेकफास्ट छोले भी हैं और भटूरे भी हैं? जैसे मैंने कहा कि यू और आई ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, मतलब यू ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया और आई ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया. वो बात दोनों पे लागू हो रही है. क्या ये बात अलग अलग दोनों पे लागू हो रही है कि ये भी उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ये भी उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है? नहीं, यहाँ पे कंबाइंड बात हो रही है. छोले भटूरे कंबाइंड की बात हो रही है. भले ही यहाँ पे एंड लगा है, जरूरी नहीं है कि एंड हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को ही दिखाए, सिंगुलर को भी दिखाता है. यहाँ पे एक ही चीज की तो बात कर रहा है. ये एक ही डिश का तो नाम है छोले भटूरे, एक ही डिश तो है ये इस कंप्लीट डिश की बात कर रहा है कि ये जो कंप्लीट डिश है ये मेरी फेवरेट है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं वो अलग अलग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल आइडिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंगल हो जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब भी कैसे लग जाएगी इसके अकॉर्डिंग? सिंगुलर लग जाएगी. ठीक है, चलो और लिखो ऐसे एग्जाम्पल. The horse and carriage is or are standing outside the gate. अब ऐसा नहीं है कि आप सभी में सिंगुलर वाला ही आंसर करें मैं मिला के दूंगी अब आपको इसमें क्वेश्चन. आदेश, अगर आर आता तो आप पहले वाले में बताते. ये क्या लॉजिक है भाई? ऐसे लॉजिक से आंसर नहीं निकालने, समझ के करो. चलो देखो, द हॉर्स एंड कैरेज इज और आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. बताइए क्या आ जाएगा इसमें? अपना जो भी आंसर निकाल रहे हो अपने को समझाओ कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. इज दोनों एक ही यूनिट है. अच्छा, ये बोल रहा है हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या है? जो जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, तो आगे घोड़ा खड़ा है और पीछे उसी से अटैच क्या है? गाड़ी लगी हुई है. तो ये एक ही यूनिट तो है, अलग अलग की बात थोड़ी हो रही है. एक ही यूनिट की बात है, एक ही साथ वो अटैच है, एक ही साथ वो चल रहे हैं, एक ही साथ रुक रहे हैं. तो एक ही यूनिट है ना. जब वो एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये अलग अलग हॉर्स अलग और कैरेज अलग नहीं है, एक ही यूनिट है, सिंगल सब्जेक्ट है. ये सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा. अगला देखिए नेक्स्ट.
bread and butter is या are easy to make. Second, bread and butter is या are available here. चलो 1 और 2 इनका आंसर करो. 1 और 2 का आंसर करिए. इज आर. चलो भाई सभी बच्चे आंसर करिए. क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले में वो कह रहा है कि ब्रेड और बटर को बनाना आसान है. मतलब कि जैसे कई बार होता है जल्दी जल्दी होते हैं तो ब्रेड में बटर लगाया और उसको खा लिया. तो कह रहा ब्रेड बटर बनाना बड़ा आसान है. इसका मतलब कि ये अलग अलग की बात नहीं कर रहे, ये एक यूनिट की बात कर रहा है. तो यहाँ पे तो इज आ जाएगा. ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल हेयर. ब्रेड और बटर यहाँ पर मिलते हैं. अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में जो ब्रेड एंड बटर है आसान है बनाना, वो कह रहा है कि ब्रेड है उसके ऊपर बटर लगा दी. कंबाइन की बात कर रहा है, ब्रेड और बटर कंबाइन की बात कर रहा है. लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में वो कंबाइन की बात नहीं कर रहा है, वो अलग अलग की बात कर रहा है कि इस दुकान में ब्रेड भी मिलती है, इस दुकान में बटर भी मिलता है. कंबाइन नहीं कि ब्रेड पे लगी हुई बटर मिलती है, वो कह रहा है इस दुकान में ब्रेड और बटर दोनों मिलते हैं. तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आंसर आ जाएगा आर. ठीक है, चलो अगला देखो. टाइम एंड टाइड. वेट वेट्स फॉर नन. टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन. टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नन. समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती. क्या होगा बताओ? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अलग अलग आंसर आए हैं सभी के. ये यहाँ पे देखा करो कि जो दोनों सब्जेक्ट है उनको अलग अलग यूज किया जा रहा है या कंबाइंड उनकी बात करी जा रही है. क्या टाइम और टाइड, समय और लहरें कंबाइन की बात करी जा रही है या अलग अलग की बात करी जा रही है? देखो ऐसा तो वो कह नहीं रहा है कि समय और लहरें मिलके एक साथ वापस नहीं आती या रुकती नहीं है किसी के लिए. वो कह रहा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और लहरें भी किसी के लिए नहीं रुकती. मतलब अगर एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी. मिल के बात नहीं कर रहा है वो, जैसे वो ब्रेड और बटर की मिल के बात कर रहा था कि ब्रेड और बटर को बनाना आसान है, या छोले और भटूरे मिल के बात कर रहा था कि मेरा फेवरेट फूड है. लेकिन यहाँ पे वो टाइम और टाइड को मिला नहीं रहा है, वो अलग अलग बात कर रहा है. वो कह रहा है कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती. समय भी इंतजार नहीं करता, बढ़ता है आगे, और लहरें भी किसी का इंतजार नहीं करती. तो इंडिविजुअली बात हो रही है अलग अलग, और अलग अलग बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा. और प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा. तो जिन बच्चों ने भी वेट्स आंसर किया है वो देख लीजिए आप उनका आंसर क्यों गलत हुआ है. अगर नहीं समझ आया तो फिर से बताओ. ठीक है ना. चलो अगला देखो. स्लो एंड स्टीडी win or wins the race.
स्लो का मतलब होता है धीरे, धीमा। स्टीडी का मतलब होता है निरंतर, लगातार। यहां पे बताइए, स्लो एंड स्टीडी विन या विंस द रेस? विंस। बताओ क्या होगा इसमें? देखो तो जो वो बात कर रहा है वो अलग अलग में हो रही है या मिला के हो रही है? जिस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो वो कह रहा था किसी के लिए नहीं रुकती, तो अलग अलग की बात हो रही है किसी के लिए नहीं रुकती, या कंबाइंड की बात हो रही है मिलके नहीं रुकती? अलग अलग के लिए बात कर रहा है, ये भी नहीं रुकती ये भी नहीं रुकती। यहाँ पे देखो, रेस जीतता है, कौन रेस जीतता है? अलग अलग वाला। क्या स्लो वाला भी रेस जीतता है और निरंतर वाला भी रेस जीतता है? दोनों रेस जीतते हैं, बताओ। अगर तो दोनों जीतते हैं तो ये दोनों मिला के प्लूरल बन जाएगा, तब आंसर विन आएगा। पर वो कह रहा है ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि अगर कोई धीमा है, अगर कोई धीमा है, अगर कोई स्लो भी है लेकिन वो निरंतर चल रहा है, अगर स्लो है लेकिन निरंतर चल रहा है तो वो रेस जरूर जीतेगा। तो ये एक ही क्वालिटी की, एक ही इंसान में होनी चाहिए दोनों क्वालिटी, एक ही चीज, कि स्लो है, हल्का तो चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है तो रेस जीत जाएगा। कंबाइंड की बात हो रही है, कंबाइंड की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा विंस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, विंस द रेस। अगर आपने इसको प्लूरल बना दिया, इसका मतलब ये बात अलग अलग भी लागू होगी। जैसे ये अलग अलग लागू हो रही थी, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, लहरें किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपने इसे प्लूरल बना दिया, इसका मतलब स्लो जीतता है रेस और निरंतर वाला भी रेस जीतता है। पर ये तो गलत हो जाएगा, स्लो वाला कहां से रेस जीतेगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, दो तीन फ्रेज और नोट कर लो जो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। एक तो लिखिए सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है समरी, समरी, सारांश, सारांश। The sum and summary of this chapter is very difficult. ऐसे लिख सकते हैं, is या are। सम एंड सम क्या लिख दिया मैंने? सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे सम और सब्सटेंस अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है और इसका मतलब होता है समरी। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। इज वेरी डिफिकल्ट। लिखिए, एक दो फ्रेजेस और लिख लीजिए। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल इसका मतलब होता है इसेंशियल पार्ट, अभिन्न अंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये जब भी यूज होंगे सिंगुलर की तरह, प्लूरल की तरह ही नहीं यूज नहीं करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
चलो अगला लिखो, थर्ड टाइप। लिखिए टाइप 3। इफ टू subjects are joined by and one or both subjects if two subjects are joined by and one or both subjects are preceded by each or every, then singular verb is used. इसका मतलब क्या होता है? ये प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? प्रीसीडेड किसे कहते हैं? प्रीसीड, सक्सीड, प्रीसीड क्या होता है इनका मतलब? पहले। वेरी गुड। प्रीसीड का मतलब होता है बिफोर, पहले, किसी चीज से पहले आना, बिफोर। सक्सीड का मतलब होता है बाद में, उसमें भी देखा था हमने, प्रीपोजिशन में भी पढ़ा था सक्सीड तो आफ्टर, बाद में। जैसे मान लो ऐसे लिखा है फोर, मैं बोलूं फोर को सक्सीड कौन करेगा, मतलब फोर के आगे कौन आएगा? फाइव। मैं पूछूं फोर को प्रीसीड कौन करेगा? प्रीसीड मतलब पहले, थ्री। तो प्रीसीड मतलब पहले और सक्सीड मतलब आगे, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसने कहा अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और अगर दोनों सब्जेक्ट को प्रीसीड करे, प्रीसीड का मतलब पहले, दोनों सब्जेक्ट या कोई भी एक सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी आ जाए, ईच या एवरी। इसने कहा अगर दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं और या तो दोनों से पहले या किसी भी एक से पहले ईच और एवरी आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लस इसके आगे वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इस तरीके से अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं और या तो दोनों से पहले ईच और एवरी आ जाए या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है किसी एक से ही पहले आए, तो पूरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है और उसके आगे सिंगुलर वर्ब ही यूज करी जाती है। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका, एवरी बॉय
every girl has या have secured first position. Division लिखो, first division. Every boy and every girl has or have secured first division. First, second लिखिए. Each flower and leaf proclaims the glory of God. Each flower and each leaf proclaims the glory of God. चलो फर्स्ट सेकंड दोनों का आंसर बताओ. क्या जाएगा? देखो एंड लिखा है, एंड लिखा है और दोनों से पहले एवरी लगाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया. वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी. सेकंड वाले में देखो, करिए भाई, सेकंड वाले का आंसर करिए. एंड लगाए और ईच एक में लगाए, दोनों में भी लग सकता है, एक में भी लग सकता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया. सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा. ये कह रहा है कि हर फूल और हर पत्ती भगवान की ग्लोरी को, शान को दर्शाते हैं. प्रोक्लेम्स. ठीक है, तो ये वाला इजी है. चलिए नेक्स्ट लिखिए अगला टाइप, टाइप 4. टाइप 4 मानो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं. The blue and a white shirt is या are gifted by him. बताइए. A blue and a white shirt is or are gifted by him. आर कह रहा है, कोई इज कह रहा है, अलग अलग जवाब. अच्छा कैसे पता लगाएंगे कि ये दो शर्ट की बात हो रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दो शर्ट हो, एक ब्लू और एक व्हाइट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शर्ट हो, दोनों कलर की हो, ब्लू एंड व्हाइट. दो दो कलर की भी तो होती है, तीन कलर की भी होती है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? देखो यहाँ पे हमारे काम आएगा आर्टिकल. ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द. ए, एन और द. अगर आर्टिकल दोनों नाउन से पहले आ रहा है, जैसे ये नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आया, और ये है, इससे पहले आर्टिकल आया. अगर दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है तो मतलब दो की बात हो रही है.
अ ब्लू एंड अ वाइट शर्ट आर गिफ्टेड बाय हिम, आर गिफ्टेड बाय। लेकिन अगर सपोज ए सिर्फ पहले वाले में लगा होता, बाद में ना लगा होता, बाद में ना लगा होता, लिखा होता अ ब्लू एंड व्हाइट, तो अ ब्लू एंड व्हाइट का मतलब एक ही शर्ट है जो ब्लू कलर की भी है और व्हाइट कलर की भी है, तो आंसर वहां पे इज आ जाता। ठीक है, तो चलो इसमें लिखो, पहले एग्जाम्पल तब लिखना है इसका, लिखिए। इफ ठीक है, तो लिख लो एग्जाम्पल, जो भी लिखवाया था उसी एग्जाम्पल को लिख लो। अ ब्लू एंड व्हाइट शर्ट, और जो वो था ये वाला, इसे लिख लीजिए। दोनों बार लिखिए, एक बार दोनों में आर्टिकल लगाना और एक बार एक ही में आर्टिकल लगाना। ठीक है, देखो और एक एग्जाम्पल करते हैं एक और। लिखिए, अगला लिखिए। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल is or are attending the meeting. The writer and director has have died.
अच्छा, मॉडल के टेस्ट का सॉल्यूशन कह रहे हैं कि मॉडल के टेस्ट का सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, एडवांस बैच में मैंने मॉडल के टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया है, तो बताओ क्या करना है आपको? वही वीडियो डाल दूं या तो मैं, आप वीडियो को देख लेना, या तो वही वीडियो डलवा दूं, या फिर यहाँ पे क्लास में कराना है? बताइए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या आपको लाइव चाहिए सॉल्यूशन? जैसा आप बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। अगर वहां की रिकॉर्डेड वीडियो डालनी है तो वो डल जाएगी, सेम क्वेश्चन था वहां पे भी, क्वेश्चन पेपर सेम था। अब यहाँ पे देखो, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल दोनों अलग अलग है, इसके आगे भी द लगा है, इसके आगे भी द लगा है, दो लोगों की बात हो रही है, तो है आर आ जाएगा। द राइटर एंड डायरेक्टर, डायरेक्टर से पहले नहीं लगा है, मतलब वही पर्सन राइटर भी था और वही पर्सन डायरेक्टर भी था, सेम पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज। द राइटर एंड डायरेक्टर हैज डन। ठीक है, एक और देखिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो। my friend and guide has या have come. My friend and guide has come. लाइव लाइव लाइव, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड कह रहे हैं, कुछ बच्चे लाइव कह रहे हैं। बताओ भाई, बताओ क्या करना है, लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए? मैम अगर किसी क्वेश्चन में हैज, हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ, रुको रुको रुको, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है लेकिन लाइव, ठीक है भाई चलो। तो ज्यादातर बच्चों का तो आंसर लाइव आ रहा है, तो फिर लाइव ही करवाना पड़ेगा, ज्यादातर बच्चे लाइव ही कह रहे हैं। द माशा एंड द बेयर डैश माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, इसमें तो इज आना चाहिए ना मैम। एक मिनट एक मिनट, आपने क्या कहा? आपका क्वेश्चन है ये, द माशा एंड द बेयर डैश माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स। पहले तो मुझे ये बता दो, ये अलग अलग लोगों के नाम है या ये एक ही है? ये माशा और ये जो बेयर है, ये एक ही पर्सन है या अलग अलग पर्सन है? पहले तो मुझे यही बता दो। नहीं, मैंने वही कह रही हूँ, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है, ये कौन से वाले कोई नए कार्टून आए हैं क्या? देखो इस वाले में माई फ्रेंड एंड गाइड हैज या हैव कम, देखो या तो आर्टिकल आ सकता है या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव भी क्या है? माई। अगर दोनों अलग अलग होते तो दोनों के साथ आता माई फ्रेंड एंड माई गाइड। सपोज दो लोग हैं अलग अलग, तो दोनों के साथ माई लगता तो हैव आ जाता, लेकिन एक ही के साथ माई लगा है तो अगेन ये सिंगुलर होगा, हैज आ जाएगा, हैज कम। एक ही है, अच्छा। माशा एंड द बेयर, नहीं तो जब एक ही है तो फिर तो हम आर्टिकल देखेंगे ही नहीं, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। द माशा एंड द बेयर, अगर ये एक ही का नाम है, अगर एक ही का नाम, हमें तो पता है ना कि एक ही का नाम है, तो फिर हम आर्टिकल को देखेंगे ही क्यों? फिर आंसर सीधा इजी आ जाएगा। हाँ मैं समझ रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि दोनों के आगे आर्टिकल द आ रहा है तो फिर दो होने चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये कार्टून एक ही कार्टून का नाम है। अब कार्टून रखने वाले ने ही नाम ऐसा रखा है माशा एंड द बेयर, ऐसे भी तो रख सकता था, द माशा एंड बेयर, ऐसे भी तो बोल सकता था। तो जब नाम की बात आ जाएगी तो यहाँ पे तो हमें साफ साफ पता है ये एक ही है, तो इज आ जाएगा, यहाँ पे इज आंसर आ जाएगा। और वैसे भी अगर यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इज ही आना चाहिए। अगर ये दो अलग अलग होते तो फिर आता माशा एंड द बेयर आर माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स, यहाँ पे भी ऐसा था। ठीक है चलो अगला, और क्या बचा है?
ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप नेक्स्ट। पहली बात तो एक चीज देखो, जब भी हम किसी का पार्ट निकालेंगे, कुछ हिस्सा निकालेंगे, जैसे सपोज हमने सिंगुलर नाउन का हिस्सा निकाला, सिंगुलर नाउन का कुछ हिस्सा निकाला, पार्ट निकाला। अब पार्ट देखो आप कैसे कैसे निकाल सकते हो। पहला, आप परसेंटेज की फॉर्म में निकाल सकते हो। मान लो मैंने कहा 30% या 40%, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो मतलब हम उसका कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं। सेकेंडली, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बोल सकते हैं, 1/3 पार्ट निकाल दिया किसी का, 4/5 पार्ट निकाल दिया किसी का, ऐसे निकाल सकते हैं पार्ट। या हमने मान लो ऐसा बोल दिया, डबल किसी का हाफ, किसी का ट्रिपल, इस तरीके से। मतलब तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको हर तरीके से ये चीज पता चल रही है कि कुछ हिस्सा निकालने की बात हो रही है। अगर आप सिंगुलर नाउन का कितना भी हिस्सा निकालेंगे वो हमेशा सिंगुलर निकलेगा, और हमेशा सिंगुलर निकलेगा इसका मतलब वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर आप प्लूरल नाउन का हिस्सा निकाल रहे हैं, अगर आप प्लूरल नाउन का हिस्सा निकाल रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल ही निकलेगा, और उसके आगे वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। सिंगुलर नाउन का सिंगुलर हिस्सा निकलेगा हमेशा, प्लूरल नाउन का हमेशा प्लूरल हिस्सा निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें जैसे मान लीजिए मैंने बोला 30% ऑफ दिस मैंगो इज या आर रॉटेड। इस मैंगो का, कितना मैंगो है, एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का आपने 30% हिस्सा निकाला है कि 30% हिस्सा इस आम का सड़ा हुआ है, तो सिंगुलर का हिस्सा निकाल रहे हैं ना, तो सिंगुलर का 30% निकालेंगे तो सिंगुलर ही निकलेगा, और अगर सिंगुलर ही निकलेगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अगर सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हो 30% ऑफ द, और यहाँ पे लिखा हो मैंगोज, और तब इज और आर में से आपको कुछ लगाना हो। अब बहुत सारे आमों की बात हो रही है, बहुत सारे जितने भी आम थे उनका 30% आम उनमें से सड़े हुए निकले, तो आर आ जाए। सिंगुलर का हिस्सा निकाल रहे हैं तो सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा निकाल रहे हैं तो प्लूरल। तो आप अपने टाइप के नीचे लिखेंगे क्या, ऐसे लिख लीजिए ऐसे ही लिख लो 30%, कॉमा 3/4, कॉमा हाफ, और एनी पार्ट कि प्लस, ऐसा कर लो, स्लैश कर लो, यहाँ कॉमा की जगह कर लो स्लैश, प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। फिर सेम ऐसे लिखना सारे के सारे, फिर लिखना प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर आप सिंगुलर का हिस्सा निकाल रहे हैं सिंगुलर निकलेगा, और प्लूरल का हिस्सा निकाल रहे हैं तो प्लूरल ही निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। अभी इसके 1-2 एग्जाम्पल हमें और देखना है, कल देखेंगे अब वो। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।